गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी जो है। क्लास 6 एनसीईआरटी का यह दूसरा चैप्टर है, यानी अध्याय क्लास 6 6 क्लास की एनसीईआरटी का अध्याय 2 पढ़ेंगे हम। पिछली क्लास में हमने अध्याय 1 पढ़ा था, ठीक है। अध्याय 1 का नाम आपने देखा था कि था क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्लास 6 की एनसीईआरटी है यह। क्लास 6 की एनसीईआरटी ठीक है, इतिहास सब्जेक्ट की एनसीईआरटी है। इतिहास का जो नाम है यह है हमारे अतीत। बुक के नाम है हमारे अतीत। इसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या, कब, कहाँ और कैसे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे पता लगाएं इन निम्नलिखित चैप्टरों की, कैसे पता लगाएं कि अतीत काल के यानी प्राचीन काल के मनुष्य करते क्या थे, रहते कहाँ थे, खाते क्या थे, अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। उसमें हमने यह भी पढ़ा कि हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। अतीत के लोगों के द्वारा अतीत के लोगों द्वारा किए गए कौन कौन से कार्य हैं जिसे हम जान सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि उनके संस्कृति, उनके भोजन, वस्त्र, आवास, ज्ञान, विज्ञान के विषय में हम जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे तो हम लोगों ने देखा था प्रथम अध्याय में, पहली क्लास में, यानी कि चैप्टर 1 में हमने देखा था कि मनुष्य जो है कहाँ रहता था। तो हमने पढ़ा कि नर्मदा बेसिन, मैप में आप लोगों ने देखा था, जो कि आपको मानचित्र 2 पे दिखाया गया था। मानचित्र में आपने देखा कि नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, तो नर्मदा नदी बेसिन में प्रारंभिक मनुष्यों के रहने के साक्ष्य प्राप्त होती हैं। यही नर्मदा बेसिन के शैलाश्रयों में, शैलाश्रय कहने का मतलब कि गुफाओं में प्राचीन मनुष्य रहता था। लगभग आज से 20 लाख प्राचीन मनुष्य इन्हीं गुफाओं में रहा करता था। इसके बाद से आपने देखा कि भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा, कैसे यूनानियों ने इंडस नदी, सिंधु नदी को इंडस कहा और इधर पड़ने वाले क्षेत्र को जो है इंडिया कहा। तो ये सारे देश का नाम, ऐसे ही हमने देखा कि एक प्राचीन कबीलाई वंश के आधार पर जो उत्तर पश्चिम में निवास करती थी, उसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि पुरातात्विक सामग्रियों के माध्यम से हम अतीत के विषय में जानते हैं। अतीत एक या अनेक, एक प्रश्न आपने ये भी देखा था कि अतीत एक है या बहुत सारे अतीत हैं। तिथियों का मतलब क्या, जिसमें आपने देखा कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है, ईस्वी सदी की शुरुआत होती है और ईसा मसीह के जन्म वर्ष से पीछे की जो घटनाएं हैं उसे बीसी लिखते हैं, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और उनके बाद जो घटनाएं हुई उनके जन्म के बाद उसे एडी कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। बीसी माने ईसा पूर्व और एडी मीन्स ईस्वी सन। क्लियर हुआ। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाओं को बीसी लिखते हैं और उनके बाद की घटनाओं को एडी लिखते हैं। तो इतनी सारी बातों को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का यह दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट यानी शिकार, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हम उन मनुष्यों के विषय में पढ़ेंगे, उन आरंभिक मनुष्यों के विषय में पढ़ेंगे जो कि पहले आखेट करते थे, यानी अपना जीवन यापन आखेट शिकार से चलाते थे। फिर वो धीरे धीरे आखेट के साथ साथ खाद्य संग्रह करने लगे और फिर खाद्य संग्रह से आगे बढ़ते हुए भोजन उत्पादक बन गए। इधर ध्यान दें, इससे यूजीसी नेट ने कई बार इससे सीधे प्रश्न यहाँ से उठाकर पूछे कि प्रारंभिक मनुष्यों का जीवन किस पर आधारित था, आखेट पर, खाद्य संग्राहक पर, भोजन उत्पादक पर। तो प्रारंभिक मनुष्य के जीवन कैसे थे, आखेट पर। ऐसे ही जो बीपीएससी और एपीएससी सिविल के स्टूडेंट हैं, तो कई बार एग्जाम में पूछा कि किस दौर में मनुष्य उत्पादक बन गया, यानी कि कृषि का उत्पादन किस काल में मनुष्य द्वारा शुरू किए गए। तो बहुत सारे आपके प्रश्नों के जो उत्तर हैं इस एनसीईआरटी की क्लास 6 की क्लास की जो ये पुस्तक है ये देने जा रही है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम बिल्कुल एक एक पंक्ति करके इस एनसीईआरटी को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जो स्टूडेंट यूजीसी, पीजीटी, टीजीटी या किसी भी आयोग, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एपीपीसीएस या
बिहार पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यह आधार पुस्तक है, उन्हें पढ़ना ये बिल्कुल जरूरी है। आप देखें पिछली क्लासों को हमने समराइज करके थोड़ा समझाया और अब अध्याय 2 को समराइज कर रहे हैं। देखें इस अध्याय 2 में आपको क्या पढ़ने हैं। आपने देखा कि इसका चैप्टर है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि मनुष्य के आखेट की घटना से शुरू करेंगे, फिर आखेट से शिकार करने के साथ साथ कैसे वह खाद्य संग्रहक बनता है, यानी भोजन का कैसे वह संग्रहण करना शुरू करता है। इसके बाद से धीरे धीरे अब केवल संग्रह ही नहीं करता, भोजन का उत्पादन कैसे शुरू कर दिया है। इन तमाम बातों को हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के लगभग कुछ टॉपिक है, उनके विषय में समराइज करके मैं आपको पहले समझा रहा हूं, फिर पूरी तरह से पूरे टॉपिकों को डिस्क्राइब पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है आपका, आरंभिक मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमता था। पहला जो टॉपिक है उसमें यह है कि आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमता था। तो आप जान ही रहे हैं कि इधर उधर घूमने के कई सारे कारण थे। जैसे प्रथम कारण तो यही था कि मनुष्य शिकार की तलाश में, भोजन संग्रह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहता था। क्लियर, शिकार के लिए, खाद्य संग्रह के लिए एक स्थान से ज्यादातर दूसरे स्थान पर जाया करता था। एक यह भी था कि जिस क्षेत्र में, मान लीजिए एक क्षेत्र में रहता कुछ दिनों तक, उस क्षेत्र के में शिकार करते हुए पशुओं की संख्या घट जाती, या जो खाद्य फल मूल कंद मूल जो हैं वो खत्म हो जाते होंगे, उसके बाद से वह माइग्रेट करके दूसरे क्षेत्र में चला जाता होगा। दूसरे इसके कारण होते थे कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल लगते हैं, तो उनको धीरे धीरे मौसमी फल फूलों की जानकारी हो गई होगी, और ये पता करने के लिए कि किस क्षेत्र में, किस मौसम में, किस क्षेत्र में कौन से फल होते हैं, यदि वह क्षेत्र उस फल के लिए विशेष होता होगा तो समय से वो माइग्रेट करके उस क्षेत्र में चले जाते होंगे। चौथा कारण जो है, पानी की तलाश में ये घूमते होंगे। तो इन्हीं कारणों से मनुष्य जो है एक स्थान से आरंभिक काल में दूसरे स्थान तक जाया करता था। किस लिए? शिकार के लिए, खाद्य संग्रहण के लिए, खाद्य उसके बाद से जानवरों का पीछा करते हुए, फसलों की फूल फलों की आपूर्ति की कमी होने के कारण, और नए नए मौसम में, नए नए क्षेत्र में नए नए तरह के फसलों के की जानकारी करने के लिए जाते होंगे। पानी की कमी हो जाती होगी तो यह काफ़ी जरूर मनुष्य के लिए, यह उसके जीवन का एक आधारभूत अंग है। पानी के अभाव में मनुष्य का जीवन या किसी भी जीव का जीवन जो है संभव ही नहीं है। तो हो सकता है पानी की तलाश में यह एक जगह से दूसरे जगह पर जाते होंगे। दूसरा टॉपिक है इसका कि आरंभिक मानव के विषय में जानकारी कैसे मिलती है। तो आप जानते हैं कि आरंभिक मनुष्यों के विषय में हमें जानकारी पुरातत्वविदों द्वारा और प्राप्त की जाती है। पुरातात्विक सामग्रियों के माध्यम से पुरातत्ववेत्ता उस समय की स्थितियों और उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं के आधार पर उनका जीवन कैसा था, वो किन वस्तुओं का उपयोग करते थे, ये सारी जानकारी हम लेते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना, कैसे धीरे धीरे, अब तीसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे धीरे धीरे मनुष्य ने अपने रहने के लिए स्थानों का चयन करना शुरू कर दिया। खेती एवं पशुपालन की शुरुआत और बसने की प्रक्रिया, इसके अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि आग की खोज कैसे करता है मनुष्य। फिर बदलती जलवायु, मध्य जो काल आया, मध्य पाषाण काल जिसे कहते हैं, तो इस मध्य काल में जलवायु में भारी परिवर्तन हुए, जो है वायुमंडल में टेम्परेचर की मात्रा बढ़ी और बहुत सारे बर्फ के जो चट्टाने थे वो पिघले, और जो है मैदानी भागों का ज़्यादातर निर्माण हुआ और शाकाहारी पशुओं का निर्माण होता है। तो कैसे मौसम बदलने से कैसे ये अपना विस्तार करते हैं, क्या प्रभाव होता है ये प्रारंभिक मनुष्य पर, ये पढ़ेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत, बसने की प्रक्रिया। अब इसमें ये भी पढ़ेंगे कि मनुष्य खेती करना कैसे शुरू करता है, पशुपालन करना कैसे शुरू करता है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। इसके बाद एक नवीन जीवन शैली है, किस तरह से अपनाता है, अगले टॉपिक में देखेंगे। फिर एक टॉपिक है इसमें जानवर चलते फिरते, खाद्य भंडारण, इन सारी चीज़ों के विषय में जानेंगे। इसके बाद से हम ये
पता लगाएंगे कि आरंभिक जो कृषक थे और पशुपालक थे ये कहाँ रहते थे। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। अस्थाई जीवन की तरफ कैसे मनुष्य बढ़ता है इसकी चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम इन्हीं उपरोक्त जो बातें इसके पहले हमने की, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये कहानी है, इसके संबंध में आप आराम सुने। एक बच्चा है जिस बच्चे का नाम तुषार है, अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। आपको पता ही है कि रेल का जो भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ तो ये 1800 कब होता है, पता करके आप मुझे बताएंगे। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में रेल का विस्तार किया, तो ये दोनों बात पता करके बताएंगे। ये क्लू भी आपको देते हैं कि पहली बार जो भारत में रेल चलाई गई थी वह मुंबई से थाने चलाई गई थी, महाराष्ट्र में। अब आप ये बतलाएंगे कि किस समय यह भारत में रेल का संचालन शुरू हुआ। अब आगे चलते हैं। फिर उसके चाचा बोलते हैं कि बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। सबसे पहले भारत में यातायात के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाने वाला जो साधन था वह रेलवे था। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब उसके तुषार के मन में यह प्रश्न आता है कि जब मनुष्य के पास कोई यातायात के साधन नहीं थे तो मनुष्य अपना जीवन कैसे चलाता था या यात्राएं किन कारणों से करता था। हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे आरंभिक मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमता था। आरंभिक मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमता था, यानी मनुष्य जो प्रारंभिक दौर के मनुष्य थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो समझें कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। पहले जो अध्याय 1 था इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नर्मदा बेसिन में, नर्मदा घाटी क्षेत्र में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व 20 लाख साल पहले मानव रहा करता था। यानी भारत में आरंभिक मानव लगभग आज से 20 लाख वर्ष पहले रहता था। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे। ये जो 20 लाख पूर्व मानव रहा करता था, ये इसके जीवन का आधार या अर्थव्यवस्था के आधार या भोजन के आधार पर इसके कुछ नाम दिए गए। जैसे आखेटक, उस जो प्रारंभिक मनुष्य था इसे आखेटक कहा गया। क्यों आखेटक कहा गया? क्योंकि प्रारंभ में उसके जीवन का जो अर्थव्यवस्था का आधार, भोजन के आधार जो था वो क्या था? शिकार था। इसीलिए इस मनुष्य को शिकारी मनुष्य कहते थे। फिर इस शिकारी मनुष्य में भी कुछ बदलाव आए और अगले चरण में मनुष्य धीरे धीरे शिकारी से खाद्य संग्राहक बन गया, यानी फूड का कलेक्शन करना, फूड गैदरिंग करना ये शुरू करता है, फूड कलेक्ट करना शुरू करता है। इसीलिए दोनों नाम उसके खाद्य संग्रह के, जैसे भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही उसे 3 नाम दिए गए। एक आखेटक, प्रारंभिक मानव पहले आखेट से केवल भोजन करता है तो आखेटक कहा गया। आखेटक का मतलब शिकारी। दूसरी अवस्था में मनुष्य जो है वह भोजन का संग्रह करके, जैसे कद, फल, मूल का संग्रह करके अपने भोजन का कार्य संचालित करता है या भोजन करता है, तो दूसरे दौर को खाद्य संग्राहक दौर कहते हैं। और तीसरे दौर में मनुष्य अपने भोजन के लिए कृषि की शुरुआत करता है, कृषि अनाजों का उत्पादन शुरू करता है, तो ऐसे दौर को उत्पादक दौर कहते हैं। तो आरंभिक मनुष्य सबसे पहले आखेटक है, उसके बाद यानी शिकारी है, उसके बाद फूड गैदरर है, खाद्य संग्राहक है, और तीसरा दौर इसका उत्पादक का है। तो कैसे काम चलाता है? तो आखेट खाद्य संग्रह के नाम
नाम से जानते हैं। भोजन के, देखिए यहाँ क्या कहता है कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नामों से पुकारा जाता है। किस नाम से? तो आखेटक और खाद्य संग्राहक। क्यों कहते हैं प्रारंभिक मानव को आखेटक? क्योंकि वह भोजन का इंतजाम आखेट शिकार से करता है, इसीलिए वह आखेटक कहलाता है। यदि यही प्रश्न पूछा गया यूजीसी में से कि आरंभिक मनुष्य के अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो क्या था? अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार होता है वह भोजन पर ही आधारित होता है। आप भोजन जब इकट्ठा करते हैं तो कोई ना कोई माध्यम होगा। तो थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया और पूछा कि क्या आधार था आरंभिक मनुष्य के, तो क्या आधार था? आखेट था, शिकार था। वह उसका जीवन किस पर आधारित था? शिकार पर आधारित था। इसी तरह से आरंभिक काल को आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आरंभिक काल को पुरापाषाण कहते हैं। ठीक है, पुरापाषाण को भी 3 चरणों में बांटते हैं। उसके बाद से आरंभिक काल में ही यानी पुरापाषाण दौर में ही मनुष्य आखेटक और खाद्य संग्राहक है। उसके बाद से मध्य पाषाण जब आया, जब मौसम चेंज करने लगा, उस समय जो है मनुष्य पशुपालन और धीरे धीरे कृषि की शुरुआत करता है। तो इस विधियों के खाद्य इंतजाम की विधियों के आधार पर मनुष्य को आखेटक और खाद्य संग्राहक और किसी उत्पादक के नाम से जानते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते। ऐसा करने के कई कारण थे। अब देखिए कि एक प्रश्न था आपके सामने कि ये खाद्य संग्राहक मनुष्य है, यह क्यों एक जगह से दूसरे जगह पर घूमता था? तो इसे समझें, इसको समराइज करके एक बार मैंने समझाया भी। ये है पहला कारण कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। जब एक ही जगह पर रहते तो वह जो उस एरिया में पेड़ पौधे मनुष्य और जो पशु हैं उन्हें खा जाते और वो खत्म हो जाता। जब खत्म हो जाएगा तो उन्हें पुनः भोजन की तलाश के लिए दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपनी चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चला जाया करते थे। अब ये स्थिति एक दूसरी यह भी थी कि कुछ जानवर अपनी भोजन की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाते थे। जिन जानवरों का भोजन स्वयं ये प्रारंभिक मानव करते थे, अब उन्हें जब ये जानवर चले जाते थे तो मजबूरन उनके पीछे जाना पड़ता था, क्योंकि उनके शिकार करने हैं इन्हें। दूसरा कारण यह भी था कि लंबे दिनों तक एक स्थान पर रहने से उस क्षेत्र के जो कंद मूल फल थे वो खत्म हो जाते थे। तो इन कंद मूल फलों के खत्म हो जाने पर इन्हें माइग्रेट करना इनकी मजबूरी हो जाती थी। अब देखेंगे कि तीसरा कारण यह कि पेड़ और पौधों से फल फूल अलग अलग मौसम में, एक और भी ये कारण था कि पेड़ पौधों से फल फूल जो है अलग अलग मौसम में निकलते थे और मौसम के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में ये फल फूल निकला करते थे। तो इन फल फूलों को खाने के लिए, प्राप्ति के लिए इनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट करना पड़ता था। क्लियर हुआ? अब देखें चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवन रहना संभव नहीं होता और पानी झील, झरने तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर से उधर चले जाते थे। अब आपने देखा कि इनके इधर से उधर जाने के कई कारण थे, जिनमें 4 प्रमुख कारणों को हमने देखा कि एक तो एक ही जगह पर रहने से, लंबे दिनों तक रहने से ये जो है जिन पशुओं का ये शिकार करते हैं उनकी संख्या खत्म हो जाती थी, तो या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो चले जाते थे। इसके
उनके पीछे पीछे ये भी चले जाते, क्योंकि उनके प्रारंभिक मनुष्य के भोजन का आधार तो शिकार था। तो इस शिकार की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाते। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता कि एक निश्चित क्षेत्र में जब कुछ दिन रहते, उस क्षेत्र के कंद फल मूल खत्म हो जाते, तो कंद फल मूल नए क्षेत्र की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करते। तीसरा कारण यह भी था कि कुछ फल फूल जो थे मौसमी घटनाओं के अनुरूप और क्षेत्र के अनुरूप हुआ करते। इसकी भी आवश्यकता पड़ने पर ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाते। तो आपने इसमें देखा कि आरंभिक जो मनुष्य था वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र इधर उधर क्यों घूमता था। अब अगला टॉपिक देखेंगे आप। ये अगले टॉपिक में कहता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। क्या कहता है कि आरंभिक जो मानव है इनके विषय में आप कैसे जान पाते हैं। तो देखें, पुरातत्वविदों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पुरातत्ववेता थे, पुरातत्वविद जो थे, पुरातत्वविद आरंभिक मानव के विषय में जानकारी के स्रोत इकट्ठा करते थे और उन्हीं के पुरातत्वविदों के द्वारा बताए गए स्रोतों के आधार पर हम आरंभिक मनुष्य के विषय में जान सकते थे। तो यहाँ भी यही पढ़ेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसी वस्तुओं का खोज किया है जिन वस्तुओं का प्रयोग आखेटक मनुष्य या खाद्य संग्रहक मनुष्य किया करता था। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है, ये जो मनुष्य कई सारे औजार बनाए होंगे, कह रहा है इस चैप्टर में कि हो सकता है कि वो पत्थर के, हड्डी के, लकड़ियों के औजार बनाए होंगे, लेकिन आज जो अवेलेबल है वह केवल और केवल जो ज़्यादातर मात्रा में पत्थर के औजार हैं, क्योंकि पत्थर के औजार सड़ते गलते नहीं हैं। क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया जाता था। अब ये सारे माध्यमों से वो बताना चाहता है कि पुरातत्वविदों को ये सारी चीज़ें मिली हैं, जिससे यह पता लगाते, उनकी आकृति को देखकर और उनकी अवस्था को देखकर उन औजारों को पुरातत्वविद अंदाज करते हैं कि इसका उपयोग ऐसे होता होगा। जैसे आप देखें कि यहाँ पर एक चित्र दिखाया जा रहा है कि ये एक टूल्स है, औजार है, और यह मनुष्य इस औजार के माध्यम से, इस टूल्स के माध्यम से ये क्या कर रहा है कि इस पौधे की जड़ निकाल रहा है, यानी कि खाने के लिए इन पौधों की जड़ की खुदाई करते होंगे। ऐसे ही यहाँ देखें कि एक मनुष्य है और यह एक चमड़े के कपड़े की सिलाई अपने इस टूल्स से कर रहा है। अब इन टूल्सों को मिलने के बाद पुरातत्वविद इनके